अंजलि की जिंदगी अब एक खतरनाक धोखे में बदल चुकी थी। हर रात जब पूरा शहर नींद में डूब जाता, उसके कमरे की दीवारें उसके पापों की गवाही देती। वह बिना किसी डर के अपने आशिक को घर बुलाती और उसी बिस्तर पर अपनी ख्वाहिशें पूरी करती, जहां उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था। मगर इस धोखे और रंगरलियों के बीच एक चीज थी जो अंजलि को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। उसकी बीमार और बिस्तर पर पड़ी सास। दिन रात उस लाचार औरत की सेवा करना अंजलि को किसी सजा से कम नहीं लगता था। उसकी चिढ़ और नफरत धीरे धीरे एक खतरनाक सनक में बदलने लगी, और फिर उसने अपनी जिंदगी की उस आखिरी बाधा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी सास का कत्ल करने के बाद भी अंजलि के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं था। वह वापस उसी कमरे में लौटी और अपने प्रेमी की बाहों में ऐसे समा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे लग रहा था कि अब वह पूरी तरह आजाद हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि असली डरावना खेल तो ठीक आधी रात के बाद शुरू होने वाला था। उस रात उस घर की बंद दीवारों के पीछे जो कहानी लिखी गई और उनके इस पाप का जो भयानक अंजाम हुआ, वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अंजलि एक ऐसी औरत थी जिसकी बेमिसाल खूबसूरती के पीछे चाहत और वासना का एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। उसका पति सुरेश काम के कारण दूसरे शहर में रहता था, और इस दूरी ने अंजलि की जिंदगी में जो खालीपन छोड़ा, उसने धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले लिया था। इस खालीपन को मिटाने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना। दर्पण अब सिर्फ उसका आशिक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे गहरा और खतरनाक राज बन चुका था। जब भी उसे मौका मिलता, रात के शांत अंधेरे में अंजलि उसे अपने घर बुला लेती, और बंद कमरों के भीतर दोनों बेखौफ होकर इस गलत रिश्ते की सारी सीमाएं पार कर देते। मगर अंजलि की ख्वाहिशें किसी बेशुमार गहराई की तरह थीं। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चाहतें इतनी बढ़ती जा रही थीं कि अब दर्पण का साथ भी उसे अधूरा लगने लगा था। आज रात भी दर्पण उसके कमरे तक आना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे आने से मना कर दिया। फिर भी उस रात के सन्नाटे में दोनों फोन पर काफी देर तक धीमी आवाज में बातें करते रहे और अपनी हसरतों को और भड़काते रहे। दूसरी ओर घर का माहौल अंजलि की रंगीन दुनिया से बिल्कुल अलग था, जहां सिर्फ घुटन भरी उदासी और मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। घर में उसका छोटा बेटा, बीमार सास और ससुर बलवंत मौजूद थे। उसकी सास की हालत इतनी खराब थी कि उनका शरीर मानो बिस्तर का ही हिस्सा बन चुका था। अंजलि को उस लाचार बूढ़ी औरत से बेहद नफरत थी। उनकी सेवा करना उसे अपने ऊपर एक बदसूरत बोझ जैसा महसूस होता था। इसी चिढ़ की वजह से उसने रीना नाम की एक केयरटेकर को काम पर रखा हुआ था। ससुर बलवंत की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और उन्हें ठीक तरह से सुनाई भी नहीं देता था भी। लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार इतना सच्चा था कि अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद वह एक परछाई की तरह हमेशा उस बीमार औरत के पास बैठे रहते थे। एक तरफ घर में बीमारी और लाचारी का अंधेरा छाया हुआ था, तो दूसरी तरफ अंजलि इन सब चीजों से पूरी तरह बेपरवाह थी। उसका दिल और दिमाग सिर्फ दर्पण के नशे में डूबा हुआ था। कभी वॉइस कॉल तो कभी वीडियो कॉल। उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ अपनी हवस और झूठी दुनिया में खो चुका था। शादी के शुरुआती दिनों में अंजलि ने एक संस्कारी और आज्ञाकारी बहू होने का नाटक बहुत अच्छे से निभाया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद यह सब उसे बोझ जैसा लगने लगा। शादी से पहले उसकी अपनी एक खुली जिंदगी थी, एक नौकरी थी, मगर अब वह इस घुटन भरे घर की चार दीवारों में कैद होकर रह गई थी। उसकी इसी घुटन को एक रात और बढ़ावा मिला, जब केयरटेकर रीना अपनी तनख्वाह लेने आई। रीना ने बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। अंजलि ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रीना के जाने का सीधा मतलब था कि उस बीमार और लाचार सास की पूरी देखभाल अब उसे खुद करनी पड़ेगी। अगले ही दिन अंजलि का यह डर सच साबित हो गया। जब वह और उसके ससुर बलवंत मिलकर उस बीमार औरत की सफाई कर रहे थे, तो कमरे में फैली सड़ांध और बदबू ने अंजलि का जी मिचला दिया। उसे इतनी तेज उबकाई आई कि उस दिन उससे ढंग से खाना तक नहीं बन पाया। नफरत और गुस्से से उसका खून उबलने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह एक ऐसे सड़े हुए दलदल में धंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी घुटन से दूर भागने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को मायके भेजने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने फोन पर यह बात दर्पण को बताई, उसकी आंखों में हवस की चमक और तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि घर में जितने कम लोग रहेंगे, हमारी रातें उतनी ही खुलकर और बेखौफ गुजरेंगी। उस सन्नाटे में हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ सकेंगे। उसकी बातें सुनकर अंजलि के होंठों पर भी एक चालाक और कामुक मुस्कान फैल गई। अगली सुबह अंजलि अपने बेटे को छोड़ने के लिए घर से निकली। रास्ते में नुक्कड़ पर दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी एक दोस्त ने ताना मारते हुए कहा कि अंजलि में तो गजब की आग है। लोग कहते हैं उसकी एक भी रात सुनी नहीं गुजरती, उसके कई मर्दों के साथ चक्कर हैं। तभी दूसरे दोस्त ने बात को और भड़काते हुए कहा कि मैंने तो खुद एक आदमी को रात के अंधेरे में आम के पेड़ के सहारे उसके घर की छत पर चढ़ते देखा था। ये सुनते ही दर्पण के दिमाग का पारा चढ़ गया। जलन और गुस्से में पागल होकर वह अपने ही दोस्तों से भिड़ गया। मामला बढ़ता देख एक दोस्त उसे खींचकर अलग ले गया और समझाने लगा कि ऐसी बेकार बातों पर ध्यान मत दे। बात वहीं खत्म जरूर हो गई, लेकिन दर्पण के दिल में शक का जो जहरीला बीज बोया गया था, वह अब चुपचाप अपनी जड़ें फैलाने लगा था। सच तो यह था कि उस दोस्त को अंजलि और दर्पण के इस गलत रिश्ते की भनक काफी पहले से लग चुकी थी। उस रात जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया, अंजलि ने दर्पण को अपने कमरे तक बुलाने के लिए फोन किया। लेकिन इस बार दर्पण अकेला नहीं आया था, वह अपने उसी दोस्त को भी साथ लेकर पहुंचा। उसने दोस्त को बाहर निगरानी पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर किसी भी तरह की आहट सुनाई दे तो तुरंत इशारा कर देना। अंजलि पहले ही पीछे का दरवाजा खुला छोड़ चुकी थी। दर्पण धीरे धीरे कदम रखते हुए सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां अंजलि अपनी अदाओं और हवस का जाल बिछाकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने दर्पण को अपनी तरफ खींच लिया और फिर उस बंद कमरे के अंदर दोनों सारी सीमाएं भूल बैठे। मगर उस जिस्मानी खेल के खत्म होने के बाद भी अंजलि की आंखों में एक अजीब बेचैनी और खौफनाक प्यास साफ दिखाई दे रही थी, जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। तभी दर्पण को एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा कि ये कैसी बदबू है।
अंजलि की आवाज में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। बाई छुट्टी पर गई हुई है और उस बुढ़िया की सारी गंदगी अब मुझे साफ करनी पड़ रही है। उसके शरीर से इतनी सड़ांत आती है कि अब सहन नहीं होता। फिर अंजलि ने गहरी नजरों से दर्पण की तरफ देखा। उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई। मेरी सास जिस हालत में है, वो बस एक चलती फिरती लाश बन चुकी है। बहुत दर्द में जी रही है वो। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए इस तकलीफ से आजाद कर दें। अगर वो रास्ते से हट जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और वैसे भी उसके मरने के बाद मेरा ससुर भी उस सदमे को ज्यादा दिन सह नहीं पाएगा। अंजलि के इन खतरनाक इरादों को सुनकर एक पल के लिए दर्पण की रूह तक कांप उठी। मगर अंजलि की खूबसूरती और उस अंधे प्यार ने उसके हर डर और जमीर को दबा दिया। हवस इंसान को किस हद तक दरिंदा बना सकती है, दर्पण उसका जीता जागता उदाहरण था। उसने चुपचाप हामी भर दी। आधी रात का समय था। मौत की परछाई बनकर दोनों धीरे धीरे सांस के कमरे में दाखिल हुए। अंजलि ने बेरहमी से एक कपड़ा उठाया और बिस्तर पर पड़ी उस लाचार बूढ़ी औरत की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट दिया। उस जुर्म की सबसे भयावह बात यह थी कि उस समय उसकी सास की आंखें खुली हुई थीं। वह पूरी तरह होश में थी। वह अपनी मौत को अपने सामने देख रही थी, लेकिन उसका कमजोर शरीर जरा भी हरकत नहीं कर पा रहा था। हवस और नफरत का वह मंजर इतना डरावना और अमानवीय था कि इंसानियत भी कांप उठे। उस बेबस औरत की आंखों से मजबूरी के आंसू बह रहे थे। अपने आखिरी पलों में वो अपने पति को मदद के लिए पुकारना तो दूर, एक नजर देख भी नहीं सकी। कुछ देर की दर्दनाक तड़प और छटपटाहट के बाद उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस घिनौने जुर्म को अंजाम देने के बाद अंजलि वापस अपने कमरे में लौट आई। जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा अभी बाकी था, लेकिन हवस और आजादी की उस अंधी चाह ने उसकी बची हुई इंसानियत को भी खत्म कर दिया था। उसने खुद को संभाला और चेहरे से डर के सारे निशान मिटाते हुए दर्पण से धीरे से कहा कि सुबह होते ही मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी। सबको यही लगेगा कि बीमारी की वजह से सासू मां की मौत हुई है। किसी को भी हम पर शक तक नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस कपड़े से उसने अपनी सास की जान ली थी वह उसी कमरे में छूट चुका था। घबराकर वह तुरंत वापस उस मनहूस कमरे की ओर भागी, मगर बिस्तर के पास वह कपड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए ससुर के कमरे तक पहुंची, मगर वहां बलवंत गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई दिया। अंजलि ने खुद को समझाया कि वह बूढ़ा आदमी तो ठीक से सुन भी नहीं सकता, उसे भला क्या पता चलेगा। उसने यही मान लिया कि शायद घबराहट में वह खुद ही उस कपड़े को कहीं रखकर भूल गई होगी। इस डर और मानसिक तनाव को दबाने के लिए अंजलि वापस अपने कमरे में लौट आई और खुद को पूरी तरह दर्पण के हवाले कर दिया। मौत के उस डरावने साए और एक लाश के ठीक नीचे दोनों फिर से अपनी उसी रंगीन दुनिया में खो गए। जब उनका यह खेल खत्म हुआ तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। किसी को शक ना हो इसलिए अंजलि ने दर्पण से तुरंत घर छोड़कर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही दोनों पीछे वाले दरवाजे तक पहुंचे उनके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से बंद था। घबराकर वे दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, मगर वह भी बाहर से लॉक किया जा चुका था। अब अंजलि को महसूस होने लगा कि वे किसी खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। डर के मारे अंजलि तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी दरवाजा सीधे उसके सिर पर आ गिरा। वह दर्द से चीखती हुई नीचे गिर पड़ी। उसका सिर बुरी तरह फट चुका था। उसकी चीख सुनकर दर्पण पागलों की तरह उसे बचाने दौड़ा, मगर उस घने अंधेरे में किसी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। अब दोनों खून से लथपथ, बुरी तरह घायल हालत में एक कोने में पड़े थे। मौत मानो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अंजलि की डरी हुई आंखें अब समझ चुकी थीं कि घर में कोई ऐसा मौजूद है जो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। और तभी उस डरावने सन्नाटे और अंधेरे को चीरते हुए एक चेहरा उनके सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ससुर बलवंत था। लेकिन उस काली रात की असली सच्चाई कुछ और ही थी। जब अंजलि और दर्पण उस लाचार सास की हत्या कर रहे थे, उसी दौरान बलवंत की नींद खुल चुकी थी। वह अपनी पत्नी की हालत देखने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अपनी जीवन संगिनी की बेजान लाश देखकर वह बूढ़ा आदमी अंदर से पूरी तरह टूट गया और उस खामोश अंधेरे में फूट फूट कर रोने लगा। आंखों से बहते आंसुओं के साथ जब वह यह मनहूस खबर देने अंजलि के कमरे की ओर बढ़ा तो दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए। अंदर से अंजलि की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के उस मुर्दा सन्नाटे में बलवंत के कानों ने वह सब सुन लिया था जो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद करने के लिए काफी था। जब अंजलि और दर्पण वह कपड़ा तलाशते हुए कमरे से बाहर निकले, तभी बलवंत धीरे धीरे अंजलि के कमरे में गया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह अजनबी आदमी कौन है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े मैनफोर्स के पैकेट पर पड़ी। उस एक चीज ने सारे राज खोलकर रख दिए। बलवंत की आंखों के सामने पूरी खौफनाक सच्चाई साफ हो चुकी थी। अंजलि का गंदा नाजायज रिश्ता और उसी हवस के लिए उसकी पत्नी का बेरहमी से किया गया कत्ल। अपने आंसू पीते हुए बलवंत ने हत्या में इस्तेमाल किया गया वह कपड़ा उठा लिया और वापस अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही वे दोनों वहां से गए, उसने कांपते हाथों से अपने बेटे सुरेश को फोन लगाया। पूरी सच्चाई बताते हुए उसने सुरेश को सुबह होने से पहले घर पहुंचने के लिए कहा। लेकिन बलवंत ने पुलिस को खबर नहीं दी, क्योंकि अब उसके दिल में इंसाफ नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। उसी इंतकाम की आग में जलते हुए उसने अपने ही घर को उन दोनों के लिए एक डरावने जाल में बदल दिया था और अब वह उन्हें बेरहमी से मौत की तरफ धकेल रहा था। खून से लथपथ दर्पण के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह इस मौत के घर से जिंदा बाहर निकलना। लेकिन अंजलि, जिसका जमीर अब पूरी तरह मर चुका था, उसने दर्पण को रोकते हुए कहा कि अगर हम यहां से बचकर निकल भी गए तो वह बूढ़ा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमारा पूरा सच जान चुका है, सीधे पुलिस के पास जाएगा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा।
दर्पण अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वह हवस के कितने खतरनाक और जानलेवा दलदल में फंस चुका है। दूसरी तरफ अंधेरे में छिपा बलवंत इन दोनों की पूरी डरावनी साजिश सुन रहा था। गुस्से और बदले की आग में उसका खून उबल रहा था। अंजलि उसे ढूंढने के लिए हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकली, लेकिन बलवंत पहले ही उस चिराग के साथ मौत का खेल खेल चुका था। जैसे ही अंजलि ने उसे उठाया, वह तेज धमाके के साथ उसी के हाथ में फट पड़ा। आग की भयानक लपटों ने अंजलि का एक हाथ बुरी तरह जला दिया और वह दर्द से चीख उठी। यहीं उस डरावनी रात का एक और भयानक सच सामने आता है। बलवंत ने अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास एक इमरजेंसी बटन लगा रखा था। जब अंजलि और दर्पण उस बेचारी औरत को मार रहे थे, तब अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए उस बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से वह बटन दबा दिया था। उसी अलार्म की आवाज ने बलवंत को जगा दिया था और वह अपनी पत्नी की आखिरी पुकार सुनकर ही वहां पहुंचा था। दर्द से तड़पती अंजलि और दर्पण ने बलवंत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस बार बलवंत उनकी चाल में फंस गया। अंजलि ने पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार किया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही अंजलि उसे घसीटने लगी, बलवंत को फिर से होश आ गया। मौका मिलते ही बलवंत एक बार फिर छिपने में सफल हो गया। इस चूहे बिल्ली के खेल से परेशान होकर अंजलि ने अपनी हैवानियत और नीचता की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा कि अगर तू सामने नहीं आया तो मैं तेरी बीवी की लाश को यहीं आग लगा दूंगी। बाहर निकल, वरना राख बनने के बाद तेरी पत्नी की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। अपनी मरी हुई पत्नी की लाश के साथ ऐसी बेइज्जती बलवंत सह नहीं पाया। वह तुरंत अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आया। अंजलि और दर्पण जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े और बेरहमी से उसे पीटने लगे। खून से लथपथ बलवंत आखिरी सांस तक मार खाता रहा। तभी अचानक उसके अंदर जैसे कोई खतरनाक ताकत जाग उठी। उसने पूरी शक्ति से दर्पण के पैर पर जोरदार हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाए और अपनी उंगलियां उसकी आंखों में बुरी तरह घुसा दी। उनकी दर्दनाक चीखों के बीच बलवंत वहां से भागा और एक कमरे में खुद को बंद करके सीधे पुलिस को फोन लगा दिया। उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उधर अंजलि किसी तरह उस कमरे तक पहुंच गई। फोन की कॉल हिस्ट्री देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पुलिस आने से पहले बलवंत को मारना बेहद जरूरी था। अंजलि ने घबराकर दर्पण से कहा कि बाहर तुम्हारा जो दोस्त निगरानी कर रहा है, उसे तुरंत अंदर बुलाओ। दर्पण घबराकर बोला, लेकिन वो अंदर कैसे आएगा? घर के सारे दरवाजे तो बंद हैं। अंजलि की आंखों में अचानक एक खतरनाक और चालाक चमक उभरी। उससे कहो कि पीछे वाले आम के पेड़ के सहारे छत से अंदर आ जाए। अंजलि के मुंह से निकले ये शब्द दर्पण के दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंज उठे। एक पल में उसे अपने दोस्तों के सारे ताने याद आ गए। उसका भ्रम पूरी तरह टूट चुका था। वह अंजलि का इकलौता प्यार नहीं था, बल्कि उसकी हवस और जरूरतों को पूरा करने वाला सिर्फ एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी खिड़की से उसका दोस्त अंदर कूद आया। अंदर फैला खून खराबा देखकर वह पल भर के लिए सन्न रह गया, लेकिन हालात समझते ही उसने चाकू निकाला और सीधे बलवंत की तरफ दौड़ा। मगर बलवंत अब कोई कमजोर बूढ़ा नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसने पहले ही जमीन पर तेल फैला रखा था। दोस्त का पैर बुरी तरह फिसला और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह उठ पाता, बलवंत ने एक भारी वार से उसका सिर कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह डरावना मंजर देखकर अंजलि की रूह कांप उठी। मौत को इतना करीब देखकर उसका शातिर दिमाग अपनी आखिरी और सबसे गंदी चाल चलने लगा। वह भागकर अपने कमरे में पहुंची और कांपते हाथों से अपने पति सुरेश को फोन मिला दिया। फोन उठते ही वह नकली आंसू बहाते हुए चीखने लगी कि जल्दी आ जाओ, घर में एक अनजान गुंडा घुस आया है। उसने मम्मी पापा दोनों को मार डाला और मुझे भी बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे बचा लो। दरवाजे के पीछे खड़े दर्पण ने यह सब सुन लिया। अंजलि का असली और घिनौना चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका था। वह अपने सारे गुनाह दर्पण के सिर मढ़कर खुद को मासूम साबित करना चाहती थी। धोखे और गुस्से में जलता दर्पण उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हुई, लेकिन अंजलि उसे धोखा देकर वहां से भाग निकली। उसे तलाशते हुए जैसे ही दर्पण अंधेरे में दूसरे कमरे के अंदर पहुंचा, बलवंत का बिछाया एक और जाल उस पर मौत बनकर टूट पड़ा। ऊपर रखा भारी गैस सिलेंडर सीधे उसके सिर पर गिरा और उसी दर्दनाक वार के साथ दर्पण की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उधर मौत के डर में डूबी अंजलि अब भी बलवंत को मारने के लिए पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी, लेकिन बलवंत इस खूनी खेल का अंत तय कर चुका था। वह अंजलि के हमलों से बचते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। उसने अपने मुंह में छिपाकर रखी चाबी निकाली, ताला खोला और अंधेरे से बाहर निकल आया। बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पूरे घर को घेर चुकी थीं। घर के अंदर का दृश्य किसी कत्ल खाने से कम नहीं था। एम्बुलेंस की मदद से घायल लोगों और लाशों को बाहर निकाला जाने लगा। तभी सुरेश भी बदहवास हालत में वहां पहुंचा। अपने घर को खून से लथपथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब पुलिस और सुरेश घर के भीतर पहुंचे तो उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उस पूरे खूनी तांडव को अजीब सी खामोशी में बदल दिया। उस रात के इतने भयानक खौफ और मौत के खेल के बावजूद बलवंत ने अपनी मृत पत्नी के शरीर को उस सारी गंदगी और बदबू से साफ कर दिया था। उसने उसे साफ और नए कपड़े पहनाए थे, उसके बाल ठीक किए थे ताकि उसकी जीवन संगिनी, जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, इस दुनिया से पूरे सम्मान के साथ विदा हो सके। और इसी खामोश, दर्दनाक
लेकिन पवित्र दृश्य के साथ उस डरावनी रात की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक तरफ अंजलि की हवस थी और दूसरी तरफ बलवंत का अपनी पत्नी के लिए सच्चा प्यार। दोस्तों, अगर आप बलवंत की जगह होते और अपनी आंखों के सामने अपनी बेबस पत्नी के कातिलों को देखते, तो क्या आप भी वही खतरनाक बदला लेते या पुलिस के आने का इंतजार करते? कमेंट करके जरूर बताइए कि बलवंत ने जो किया वो सही था या गलत।